सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपको खबर मिलती है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निलंबित कर दिया गया है। यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक असाधारण कदम है। एक ऐसा कदम जो लोकतंत्र की जड़ों को हिला सकता है। अब आपको ये सोचने पर मजबूर किया जाएगा कि यह कदम किसने और क्यों उठाया। क्या यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर इससे कहीं अधिक गहरी साजिश की शुरुआत हो चुकी है। यह वही हुआ है जो घाना के राष्ट्रपति जॉन महाना ने किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गर्टूड टोरकोर्नू को निलंबित कर दिया। यह कदम किसी भी लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाली घटना है। घाना के राष्ट्रपति ने यह कदम तब उठाया जब मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जांच शुरू की गई थी, लेकिन कोई भी सार्वजनिक विवरण नहीं दिया गया कि वह जांच किस पर आधारित थी। यह पहली बार हुआ था जब 1992 के बाद घाना में किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निलंबित किया गया था। इस खबर ने केवल घाना को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। घाना के विपक्ष ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना यह था कि यह लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। क्या इससे लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है? घाना में निलंबन का निर्णय, एक विस्तार। राष्ट्रपति महामा ने इस निलंबन की घोषणा के पीछे 3 याचिकाओं का हवाला दिया। हालांकि इन याचिकाओं के विवरण को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह बात पक्की है कि यह गहरी राजनीतिक चाल थी जिसे उनके प्रशासन ने उठाया। घाना के विपक्षी दलों ने इस फैसले को गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा यह केवल राष्ट्रपति की राजनीतिक मंशा के तहत किया गया निर्णय है, ताकि न्यायपालिका को नियंत्रित किया जा सके और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ा जा सके। इसके परिणाम स्वरूप घाना में राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर गहरे सवाल उठने लगे। क्या लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वह सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से न्यायपालिका के प्रमुख को निलंबित कर सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या हुआ? भारत में न्यायपालिका पर हमले, क्या हम भी घाना की ओर बढ़ रहे हैं? अब हम भारत की ओर रुख करते हैं। भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? क्या भारत में भी न्यायपालिका के ऊपर राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं? भारत में इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर कई बयानबाजियां हो रही हैं, खासकर उन नेताओं द्वारा जो सत्ता में हैं। बीजेपी के नेताओं ने लगातार न्यायपालिका पर हमले किए और कई बार उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। क्या यह वही है जो घाना में हुआ था? क्या भारत भी अपने लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को कमजोर करने की दिशा में बढ़ रहा है? किरण रिजिजू, जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के बयान। किरण रिजिजू, भारत के कानून मंत्री, ने कई बार न्यायपालिका के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने न्यायपालिका के क्लिप और कलम वाले रवैये पर सवाल उठाया और न्यायाधीश की नियुक्ति के सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया। रिजिजू का मानना है कि न्यायपालिका को सत्ता से ऊपर नहीं होना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार की भूमिका बढ़नी चाहिए। जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ने भी न्यायपालिका के अधिकारों को लेकर विवादास्पद बयान दिए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ रहा है और यह संसद के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी कई बार न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर तीखे हमले किए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी सरकार की नीतियों को चुनौती नहीं दे सकता और इसके फैसले हमेशा सरकार के पक्ष में होने चाहिए। इस तरह की बातें न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। 3 बयानों की एक समान आत्मा। निशिकांत दुबे, धनखड़ और रिजिजू, तीनों की भाषा अलग अलग है, लेकिन स्वर एक ही है। ये तीनों मानव संविधान की उस दीवार को धीरे धीरे कमजोर करना चाहते हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ये हमला कोर्ट के किसी फैसले पर नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्र विचार पर है। ये इस बयान सिर्फ विवाद नहीं, एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि अगर कोर्ट सरकार के विरुद्ध बोले तो वो देशद्रोही है। वक्फ संशोधन विधेयक मुद्दा क्या है? तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। सरकार ने संसद में एक नया बिल पेश किया, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, और कहा गया कि इसका मकसद है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और मुस्लिम समुदाय के वंचित तबके जैसे महिलाएं, बच्चे और गरीब को न्याय दिलाना। अब ये बात सुनकर तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आप उस बिल को गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पर धार्मिक अधिकारों, संपत्तियों के हक और यहाँ तक कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाते हैं। और यही बात उठाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने। उन्होंने कहा इस बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की आजादी के खिलाफ है। सीजेआई की टिप्पणी और सरकार की बेचैनी। अब जरा सोचिए, देश का सबसे बड़ा जज, संविधान का संरक्षक, संसद में पास हो रहे एक बिल पर सवाल उठाता है, वो भी बिल ऐसा जो धार्मिक समुदाय की संपत्ति और आस्था से जुड़ा हो। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? बहस, चर्चा, सुधार। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। सरकार के मंत्री, नेता और यहाँ तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग चीफ जस्टिस पर ही सवाल उठाने लगे। पहले आए किरण रिजिजू,
पूर्व कानून मंत्री और अब संसदीय कार्य मंत्री। उन्होंने सीधा कहा, इस बिल से किसी भी धर्म की स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है, कोई जमीन नहीं ली जाएगी, इस बिल में सब पारदर्शी है। मतलब साफ है, रिज्जू साहब को सीजेआई की चिंता से कोई मतलब नहीं, बल्कि उन्हें अपनी पार्टी लाइन को दोहराना है। वक्फ बिल क्या था मामला? यह बिल सरकार द्वारा पेश किया गया था और इसमें वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में बदलाव की कोशिश की गई थी। वक्फ बोर्ड वो संस्थाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए संचालित होती हैं। इस बिल में सरकार ने वक्फ बोर्ड के नियंत्रण को राज्य के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव रखा। सरकार का कहना था कि इससे वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह कदम संविधान के अनुसार था? क्या सरकार की यह कोशिश धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही थी? और यही सवाल सीजेआई संजीव खन्ना ने पूछा, जो सरकार को थोड़ी सी भी राहत देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यह सवाल उठाया, क्या सरकार ने यह बिल लागू करने से पहले समुदायों के अधिकारों और संविधान की भावना को ध्यान में रखा है? दोस्तों, यह वही जगह थी जहां अदालत ने सरकार की नीयत को समझने की कोशिश की और यही वह जगह थी जहां संजीव खन्ना ने अपने कड़े रुख में सरकार को चुनौती दी। आरएसएस का दबाव और सरकार की भूमिका। अब हम बात करते हैं एक और अहम पक्ष की, आरएसएस। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस का भारतीय राजनीति में गहरा प्रभाव है। वक्फ बिल के मामले में आरएसएस ने सरकार पर दबाव बनाया था। आरएसएस का मानना था कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और इन्हें सरकार के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने यह सवाल उठाया, क्या संविधान की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को नजरअंदाज किया जा सकता है? उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार संविधान के दायरे में रहते हुए ही फैसले ले। उनका यह कड़ा रुख बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सीधे सीधे यह संदेश दे रहा था कि न्यायपालिका सरकार से बहुत दूर रहती है जब तक वह संविधान की भावना का उल्लंघन ना करे। सीजेआई खन्ना का सक्रिय रुख, क्या भविष्य में बदलाव होगा? अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अगर संजीव खन्ना ने अपनी सक्रियता नहीं दिखाई तो क्या सरकार अपने मनमाने तरीके से यह बिल लागू कर देगी? अगर सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच यह सवाल नहीं उठाती तो शायद वक्फ बिल पर सरकार का फैसला और ज्यादा विवादास्पद हो जाता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन आने वाले समय में ये भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि जैसे ही संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त होता है, अगला सीजेआई कौन होगा? क्या वह सरकार के दबाव में आकर फैसले देगा या फिर वह भी खन्ना साहब की तरह कड़े रुख अपनाएंगे? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर अदालतों पर दबाव बढ़ता है तो लोकतंत्र की एक बुनियादी स्तंभ न्यायपालिका कमजोर हो जाती है। मीडिया का दृष्टिकोण और न्यायपालिका की निष्पक्षता। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, मीडिया। आप सभी जानते हैं कि मीडिया का बड़ा हाथ होता है किसी भी मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में, लेकिन क्या मीडिया हमेशा न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर सचेत रहती है? नहीं। मीडिया का रवैया कई बार सरकार के पक्ष में होता है और जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ जाता है तो मीडिया की चुप्पी बहुत कुछ बयान कर देती है। मीडिया को हमेशा यह समझाना चाहिए कि जब सरकार संविधान के खिलाफ जा रही हो तो उसे उजागर करना मीडिया का फर्ज है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब सीजेआई खन्ना सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं तो मीडिया की रिपोर्ट चुप हो जाती है। यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अब मीडिया भी सरकार के दबाव में है। सीजेआई संजीव खन्ना, मौन की रणनीति। अब जरा न्यायपालिका के जवाब पर नजर डालिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कुछ नहीं बोले, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई नाराजगी और ना ही कोई सार्वजनिक इजहार। लेकिन ये मौन नहीं है, ये न्यायपालिका का सबसे बड़ा हथियार है। जब कोर्ट बोलता है तो वो शब्द नहीं, फैसले देता है। और अब पूरा देश देख रहा है, क्या ये मौन न्याय की आंधी में बदलेगा? बीजेपी की खामोशी, रणनीति या शर्म। निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल का शॉर्टकट अपनाया और कहा ये उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन देश जानता है कि एक सांसद का बयान यूं ही नहीं आता। ये लाइन पार्टी के मूड को दर्शाती है। क्या ये दबाव बनाना है कि कोर्ट सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे, या ये डर है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे फैसले दे सकता है जो सत्ताधारी पार्टी को पसंद ना आए? मीडिया की मुख्य भूमिका। टीवी चैनलों में इस मुद्दे पर बहस बहुत कम हुई। किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या ये बयान सीजेआई को धमकी देने की कोशिश है। हो सकता है कुछ चैनल अभी भी विपक्ष ने क्या खाया जैसे मुद्दों में उलझा हो, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जो चुप है वो भी उतने ही जिम्मेदार है। न्यायपालिका बनाम जनादेश। भाजपा के कई नेताओं की भाषा यह बताती है कि वो जनादेश को अधिकार समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि अगर जनता ने वोट दिया है तो अब संविधान की शर्तों की क्या जरूरत, पर यह देश संविधान से चलता है और जनादेश उसकी मर्यादा में ही शक्तिशाली है। एक और ताजा तूफान या शुरुआत। निशिकांत दुबे का बयान कोई तत्कालीन गलती नहीं बल्कि एक लंबे प्रयास का हिस्सा है। सत्ता धीरे धीरे न्यायपालिका के चारों ओर घेरा कस रही है। कभी कॉलेजियम को निशाना बनाया जाता है, कभी सीजेआई को, और जब सत्ता न्याय की स्वतंत्रता को राजनीतिक दुश्मन मानने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र का स्वास्थ्य गिर रहा है।
अब जनता को बोलना होगा। जब संसद न्यायपालिका से लड़ने लगे और मीडिया खामोश हो जाए, तब जनता ही आखिरी उम्मीद होती है। निशिकांत दुबे के बयान पर संसद भले ही चुप हो, लेकिन सड़कें कभी चुप नहीं रहती। संजीव खन्ना भले ही चुप हो, पर उनकी कलम वक्त आने पर बोलेगी, और जब वो बोलेगी तो सत्ता को याद आ जाएगा कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और न्यायपालिका उसकी रीढ़। भारत और घाना में समानताएं, क्या हम लोकतंत्र को खो रहे हैं? घाना में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को निलंबित करने का कदम और भारत में सत्ता पक्ष द्वारा न्यायपालिका पर लगातार हमले, दोनों घटनाएं एक गंभीर संकेत देती हैं। क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? क्या हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खो रहे हैं? अगर हम घाना की घटना को देखें तो यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी सत्ता पक्ष कभी न्यायपालिका पर ऐसा दबाव डाल सकता है? क्या किसी दिन भारत में भी किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को निलंबित किया जा सकता है? भारत में जहां संविधान ने न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता दी है, वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही आलोचनाएं इस स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश कर रही हैं। इससे न्यायपालिका के निर्णयों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। क्या लोकतंत्र खतरे में है? घाना में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को निलंबित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ एक गंभीर हमला है। वहीं भारत में न्यायपालिका पर हमले, चाहे वह नेताओं की आलोचनाओं के रूप में हो, लोकतंत्र की ताकत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका होती है, जो सत्ता के खिलाफ खड़ी रहती है और लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। भारत में फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाया जाना संभव नहीं है, लेकिन यह समय की मांग है कि हम लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जागरूक रहें और उसे हर हाल में बचाए रखें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।